जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके 2 सेट करा दिए हैं। और दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लगाइए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें आपके मैं टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों, इसमें आपके जो अपन भर्ती बोर्ड ने सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही ये प्रैक्टिस सेट डिजाइन किए गए हैं। तो दोस्तों, इससे क्या है कि आपका डेली का डेली रिवीजन भी होता रहेगा। और दोस्तों, जो भी आप पढ़ रहे हैं डेली का डेली, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। ठीक है दोस्तों। और ये जो आपकी प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये आपका हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर एंड कर्मशाला कर्मचारी तीनों के लिए समान ही है। क्योंकि दोस्तों, इसमें आपके हिंदी में टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा, मतलब 100 नंबर का आपका हिंदी आएगा। और दोस्तों, उसमें 50 क्वेश्चन आपके हिंदी से रहेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हालांकि मैं अभी आपको 40 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन आपको परीक्षा में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आपको 100 नंबर कैसे लाने चाहिए इसमें। तो दोस्तों, एक बात मैं बता देता हूँ कि आप हिंदी और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप इनमें अच्छी पकड़ बना लेते हैं दोस्तों, इनमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा पढ़ने में और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। क्योंकि दोस्तों, आपको हिंदी और रीजनिंग में अगर आपने पकड़ बना ली ना, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें आप हिंदी में अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं तो आप नॉर्मली 82 85 नंबर आराम से गेन कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अच्छे से डेली रिवीजन करते रहेंगे दोस्तों, आपके 90+ नंबर ही आएंगे। क्योंकि दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपके साहित्य से छूटेंगे। ठीक है दोस्तों। साहित्य में क्या होता है कि कुछ कभी कभी ज़्यादा पुराना पूछ लिया जाता है जो कि आप नहीं पढ़ते हैं। और बाकी आपका व्याकरण हो गया और संधि समास और दोस्तों, ये आपका अलंकार वाला पोर्शन हो गया, रस छंद अलंकार। तो दोस्तों, ये आप मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं अपने नंबर को। तो दोस्तों, आप हिंदी और रीजनिंग पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपको अगर रीजनिंग आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो दोस्तों, रीजनिंग में भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये तो रही आपकी हिंदी की बात। अब चलिए दोस्तों, अब प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 है हमारा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक आपका पैराग्राफ सबसे पहले दिया गया है। दोस्तों, इसी तरह का पैराग्राफ आपको जब आपकी मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगी तो उसमें भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, पैराग्राफ को पढ़ते हैं और अपना आंसर देते हैं क्या इसमें पूछा गया है पेपर में। तो दोस्तों, इसमें आपका कहा गया है कि सबसे पहले इस तरह के पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, ना कि पैराग्राफ को। क्वेश्चन में पूछा गया कि ईर्ष्या का काम है, तो दोस्तों आपको बताना है कि ईर्ष्या का क्या काम है। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख लीजिए कि अब पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करिए कि ईर्ष्या का काम जलाना है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा कि ईर्ष्या का काम जलाना है। तो दोस्तों, इसको आप पॉइंट आउट करिए, ईर्ष्या का काम जलाना है। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, ध्येय का तो अर्थ बताने के लिए आपको गद्यांश को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, ध्येय होता है लक्ष्य, यानी कि आपका कोई भी टारगेट। ठीक है दोस्तों, यानी कि लक्ष्य होता है आपका ध्येय। अब 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह के मतलब जब भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको पैराग्राफ थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें पढ़ते हैं, सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। तो दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी जो है मतलब हंसी उड़ाई गई है, मतलब ईर्ष्यालु व्यक्तियों की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खिल्ली उड़ाई गई है ईर्ष्यालु व्यक्तियों की। तो अब दोस्तों, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, अपव्यय का अर्थ मतलब आंसर देने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपव्यय लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों अपव्यय तो आप एक नॉर्मल वर्ड है। तो दोस्तों, अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्च। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी ईर्ष्या से संबंधित ही बातें करी गई हैं। तो दोस्तों, इसका जो शीर्षक हो गया वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, अधिकार में उपसर्ग है। दोस्तों, इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं। 6 नंबर दिया गया है कि अधिकार में उपसर्ग है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अधिकार की, तो दोस्तों अधिकार की संधि विच्छेद होगी
प्लस कार। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उपसर्ग क्या होता है कि जो आपके मूल वर्ग से पहले लगता है, यानी कि मूल शब्द होगा उससे पहले जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें अधि हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधि। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। धार्मिक में प्रत्यय है। तो दोस्तों धार्मिक का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? धर्म प्लस इक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रत्यय इक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। आकर्षण का विलोम है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आकर्षण का विलोम क्या है। तो दोस्तों आकर्षण का विलोम या तो प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, और या फिर आपका विकर्षण। तो दोस्तों प्रतिकर्षण और विकर्षण आपके समानार्थी शब्द हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, जिज्ञासा। यानी कि जिज्ञासा को बोलते हैं जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। एंड जानने की इच्छा रखने वाले को इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कथा का बहुवचन होगा। तो दोस्तों कथा का बहुवचन आपका ना तो कथें होगा, ना ही कथों होगा, ना ही कथानक होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कथाएं। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो दोस्तों आपको पता होगा वर्तमान काल तो आपका थी तो हो नहीं सकता, ये पास्ट में हो गया, गया ये भी पास्ट में, जाएगा ये फ्यूचर में आपका हो जाता है। तो दोस्तों वर्तमान काल का मतलब होता है कि आपका प्रेजेंट में कोई कार्य हो रहा हो, यानी कि मानव पढ़ता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें आपका पूछा गया निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है। तो दोस्तों आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो दोस्तों इन चिन्हों से बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपको चिन्ह भी डेली के डेली रिवीजन करते रहना है चिन्हों का। और दोस्तों आज जो चारों के चारों ऑप्शन है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपको पता ही होगा, ये वाला होता है दोस्तों, ये होता है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये आपको ध्यान रखना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? ये दोस्तों इंग्लिश में इसको कामा बोलते हैं, एंड आपको हिंदी में बोलते हैं इसको अल्प विराम। ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में यूपीएससी में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। अल्प विराम बोलते हैं इसको, कामा को। और दोस्तों ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि विराम तो है लेकिन अल्प है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी लग गया तो ये आपका अर्ध हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों रास्ता देखने का मतलब है कि आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रतीक्षा करना। अब 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक हाथी से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कि एक हाथ से ताली ना बजने का क्या सही अर्थ होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक तरफ से झगड़ा कभी नहीं होता है, जब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कहासुनी होगी तभी झगड़ा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों कल भी मैंने इस तरह का आपको क्वेश्चन कराया था। तो दोस्तों आपका जो दंत्य वर्ण होता है ना, दंत्य वर्ण जैसे कि आपका ला हो गया और सा हो गया, ये दोनों आपके दंत्य वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि दोस्तों इनको जब बोलते हैं तो आपकी जीभ आपके दांतों से टकराती है, चाहे आप सा बोल के देख लीजिए, चाहे आप ला बोल के देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आपके और दोस्तों अगर हम पा वर्ड की बात करें तो ये आपका ओष्ठ वर्ड होता है। यहाँ पर जीभ आपकी कहीं भी नहीं टकराती, यानी कि पा वर्ड जो होता है वो आपका ओष्ठ वर्ड होता है। और अगर आप बात करें टा वर्ड की तो दोस्तों ये आपका मूर्धन्य होता है, यानी कि जो आपकी जीभ है ना वो आपकी मूर्धा से टकराती है। और मूर्धा जो होता है वो दोस्तों जो आपका मतलब तालू होता है, उसमें जो आपका खुरदरा भाग होता है, दांतों के पास में जो आपका खुरदरा भाग होता है, जब आप अपनी जीभ तालू के ऊपर लगाएंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको खुरदरा सा भाग मिलेगा, और जिसको मूर्धन्य बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जितने वर्ड बोलेंगे तो अगर आप वहाँ पर आपकी जीभ टकरा रही है तो वो दोस्तों सभी आपके मूर्धन्य वर्ड हो जाते हैं। और दोस्तों बात करें हा की, यानी कि हा कौन सा वर्ड है आपका? तो दोस्तों हा को काकल्य वर्ड बोलते हैं, काकल्य। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके चारों के चारों वर्ड हो गए।
इसी तरह से अगर हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लगभग सारे के सारे वर्ड आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहना, बस आपको ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपको अनुनासिक वर्ण बताना है। तो दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन है यानी कि माँ, ये आपका अनुनासिक वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों वर्णमाला में टोटल आपके 5 अनुनासिक वर्ण हैं। टोटल आपके 5 हैं। कौन कौन से ये मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। एक तो आपका डा हो गया, एक आपका हो गया इया, जिसको इया बोलते हैं, और एक हो गया अड़ा, एक हो गया आपका ना, और एक हो गया माँ। ठीक है दोस्तों, ये आपके 5 अनुनासिक वर्ण हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। परीक्षा में बार बार यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों महेंद्र का संधि विच्छेद होता है महा प्लस इंद्र, और यहाँ महेंद्र में आपका महा प्लस इंद्र होता है। और दोस्तों जो आपकी यहाँ पर संधि बनती है वो दोस्तों आपकी गुण स्वर संधि बनती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका आ जो होता है, आ और ई मिल करके ए बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी गुण स्वर संधि कहलाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। राज दरबार में कौन सा समास है? तो दोस्तों राज दरबार की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका बनेगा, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें राज दरबार की, तो राजा का दरबार। ठीक है दोस्तों, राजा का दरबार। तो दोस्तों जहाँ पर भी आपके ये वर्ड आ जाएं बीच में, यानी कि का, की या फिर ने, में, तो दोस्तों इस तरह के जो भी आपका समास बनेगा वो आपका तत्पुरुष समास होता है। कि ठीक है दोस्तों, यानी जहाँ भी आपके कारक चिन्ह आपको देखने को मिले, कारक चिन्ह, वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता ही होता है। अब बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, यथासंभव में कौन सा समास है? तो दोस्तों ये तो आपका रटा होगा बिल्कुल। यथासंभव में आपका अव्ययी भाव समास होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और दोस्तों अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये आपका जो यथा है ना, यथासंभव में आपका जो यथा है ना, ये आपका पूर्व पद है और यही आपका प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो दोस्तों अगर हम विदेशी शब्द की बात करें तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका विदेशी शब्द है मील। क्योंकि दोस्तों मील जो होता है, अपने यहाँ पर इसको किलोमीटर बोलते हैं, या फिर मीटर बोलते हैं, या फिर किलोमीटर, लेकिन विदेशी शब्द क्या है? मील। अब बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों अगर हम कल भी मैंने इस संज्ञा वाला एक आपको क्वेश्चन कराया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें हिमालय की, तो दोस्तों हिमालय, क्योंकि यहाँ पर आपका व्यक्तिगत नाम दे दिया गया है, मतलब हिमालय का मतलब है कोई एक ही चीज़ होगी। जैसे ऐसे ही आपको गंगा दे दिया जाए, या फिर जमुना दे दिया जाए, या फिर कोई भी पर्वत का नाम, नदियों के नाम, या फिर कोई शहर का नाम, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपके किसी भी जाति का बोध हो रहा हो, जैसे कि आपका बालक हो गया, या फिर लड़का हो गया, लड़की हो गई, या फिर कोई भी, मतलब जहाँ पर आपकी जात का बोध हो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे कि आपका हंसना हो गया, रोना हो गया, या फिर गाना हो गया, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा होते हैं। और समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो दोस्तों जहाँ पर आपकी कोई भी ना कोई यूनिट बन रही हो, यानी कि ग्रुप बन रहा हो, जैसे कि आपका आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, या फिर कोई भी आप संस्थान ले लीजिए, वो आपका समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अब बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होगा जहाँ से कुछ ना कुछ आपका मतलब क्वेश्चन मार्क के रूप में दिखेगा। तो दोस्तों जो का मतलब है कि यहाँ पर प्रश्न नहीं बनेगा, सो नहीं बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। और जैसे ही आपका कौन देखने को आपको मिला, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा वर्ड के लास्ट में। जो जब आपका वाक्य पूरा हो जाएगा ना, तो वहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलेगा। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण में आपके टोटल 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो दोस्तों आपका पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण,
एंड आपका तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। इसमें कुछ ना कुछ परिमाण की बात करी जाए। इसमें क्या होगा कि जैसे 2 बच्चे या फिर 3 बच्चे तो आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे आपसे बोला जाएगा कि कुछ बच्चे, तो दोस्तों आपका अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि आपने गिना नहीं है। और दोस्तों परिमाणवाचक क्या होता है कि 2 लीटर पानी या 4 किलो चावल, तो दोस्तों यहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। और दोस्तों आपका 23 क्वेश्चन में आखिर आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि आपका कुछ हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। और ये दोस्तों कुछ कौन सा आपका विशेषण होगा, दोस्तों आपका कुछ होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों हवा को आपको पता होगा कि वायु, पवन और समीर तीनों आपके हवा के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका ये सलिल हवा का पर्यायवाची नहीं है। और दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपका जो सलिल है ना दोस्तों, ये जल का पर्यायवाची होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जल। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो दोस्तों आपको शुद्ध वर्ड इसमें बताना है। सबसे पहले तो उन्नति, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उन्नति ऐसे लिखा जाता है, उन्नति। ठीक। और पुण्य, ये भी गलत हो जाएगा, पुण्य लिखा जाता है इस तरह से, पुण्य। एंड आपका क्षमा ऐसे नहीं लिखा जाता है, क्षमा में क्षेत्र वाला बनता है, क्षमा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में दिए कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो दोस्तों इसमें भी आपको कुछ अशुद्धियाँ दी गई हैं और बताना है कौन सा आपका शब्द गलत लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका पूज्य, यहाँ पर पूज्य आपका हो जाएगा, इस तरह से लिखा होना चाहिए, लेकिन आपका इसमें छोटा ऊ बना है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी के सारे वर्ड आपके सही लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो दोस्तों अगर हम स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें तो आपका जो भाषा है ना, भाषा आपका स्त्रीलिंग वर्ड है और बाकी सारे के सारे पुल्लिंग वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो दोस्तों मैं घर जाना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे घर जाना है, ये भी गलत हो जाएगा। और मैंने घर जाना है, यानी कि दोस्तों ये आपका सही है वाक्य, मुझे घर जाना है, ये आपका बिल्कुल राइट सेंटेंस है। एंड मैंने घर जाना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैंने घर जाने हैं, ये तो सरासर गलत हो जाएगा, ये 3 बार गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुझे घर जाना है। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, तो दोस्तों आदेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये तो सभी को पता होगा कि आदेश को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड गाइड को क्या बोलते हैं, ये भी बताना है। और डायरेक्शन को क्या बताना है बोलते हैं, ये भी आपको बताना है। ये आप तीनों के तीनों आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं समझ जाऊँगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा, यानी कि टीचिंग को अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या बोलते हैं इसको, तो दोस्तों टीचिंग को बोलते हैं अध्यापन, यानी कि शिक्षा कार्य कराने वाला, जिसको बोलते हैं अध्यापन। ठीक है दोस्तों। और अध्ययन को आपको पता ही है कि स्टडी को अध्ययन बोलते हैं, स्टडी को। एंड निरीक्षण को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, या फिर इंस्पेक्शन भी बोल देते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, या फिर इंस्पेक्शन, ये दोनों एक ही वर्ड हैं निरीक्षण के। दोस्तों शिक्षण की बात करें तो जो आपका एजुकेशनल बोलते हैं शिक्षण को। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, तो दोस्तों अगर हम ब्रज भाषा की बात करें तो दोस्तों आपका जो मथुरा साइड का क्षेत्र रहता है ना, जैसे कि आपका मथुरा हो गया, और आपका मैनपुरी हो गया, भरतपुर हो गया, करौली, और दोस्तों ये आपका आगरा साइड का, तो दोस्तों ये सारा का सारा क्षेत्र आपका ब्रज भाषा का ही क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। निम्न को मतलब हिंदी को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है, तो दोस्तों आपको बताना कि हिंदी आपकी किस तरह की हिंदी में आप वर्गीकृत की जाती है। तो दोस्तों आपकी जो हिंदी होती है वो आपकी दक्षिणी हिंदी मानी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिणी हिंदी। अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर।
अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी कि अर्धशासकीय पत्र किस टाइप का होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये आपका सही है, ये आपका राइट आंसर है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, यानी कि अर्धशासकीय पत्र, ये तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि सही है, यानी कि इसमें आपको कोई औपचारिक शब्द लगाने की जरूरत नहीं रहती है। और अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, यानी कि यह भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी असत्य है, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा वर्ड घोष है, यानी कि आपको घोष वर्ड बताने हैं, इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम गा वर्ड की बात करें तो दोस्तों आपका गा जो है आपका घोष वर्ड कहलाता है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं, के लिए आपको थोड़ी सी मतलब नॉलेज होनी चाहिए घोष वर्ड कौन से होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि आपके वर्ग होते रहते हैं ना, तो दोस्तों वर्ग का तीसरा पाँचवा, मतलब तीसरा चौथा और पाँचवा वर्ड आपका घोष होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर हम का वर्ग की बात करें तो का, खा, गा, घा और रा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा, मतलब ये जो तीसरा वर्ड है ना ये आपका घोष है, तो ये आपका गा इसी वजह से आपका सही हो गया। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो संहार का तो आपको पता ही होगा कि आपका सही संधि विच्छेद समहार हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका माँ होता है ना वो दोस्तों ना मतलब ना में चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो दोस्तों इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए सब लोग। तो दोस्तों इसमें आपका जो चक्र है ना, तो दोस्तों आपका चक्र इसमें तत्सम शब्द है, जबकि ये सारे के सारे आपके तद्भव शब्द हैं। चांद की बात करें तो चांद का तत्सम शब्द होगा चंद्रमा, चंद्रमा इसका हो जाएगा। एंड अगर हम छेद की बात करें तो छेद का आपका होता है छिद्र। एंड छत की बात करें तो छत की होता है छत्र। तो ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं, और ये भी तत्सम हो गया, लेकिन इसमें ये तीनों को तीन तद्भव दे रखे थे, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो आपको तद्भव इसमें बताना है कौन सा शब्द है। तो दोस्तों इसमें जो आपका जीव शब्द है ना, जीव, ये आपका तद्भव शब्द दिया गया है। और दोस्तों इसका तत्सम शब्द होता है जिह्वा, यानी कि या फिर जीवा बोल लीजिए या फिर जिब्या बोल लीजिए, बात एक ही है, इस तरह से इसको लिखते हैं। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों इस अली का अर्थ होता है भौरा, और इस अली का शब्द होता है सखी, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसमें 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है, यानी कि संयुक्त वाक्य आपको बताना है। और दोस्तों इसमें जो मतलब संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि जो वाक्य एक दूसरे से डिपेंड हो, यानी कि पहला काम होगा तभी दूसरा काम होगा। तो इसमें आपको बोला कि उन्हें नींद ना आती ना भूख प्यास लगती थी, मतलब ना तो उन्हें नींद आती थी और ना ही भूख प्यास लगती थी, यानी कि ये वाला इतना वाला पार्ट आपके पीछे वाले पार्ट से कनेक्ट है। और दोस्तों जब भी संयुक्त वाक्य आपसे मतलब पहचान, जब भी आपसे बोला जाए संयुक्त वाक्य पहचानना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके जो दो भाग दे रखे होंगे ना, दो भागों में अपने वाक्य को तोड़ लीजिए। तो दोस्तों दो भागों में जब आप उसको तोड़ लेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि आपका जो पहला वाला पार्ट था या फिर दूसरा वाला पार्ट था, उसमें आपको पूरा अर्थ नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आप पढ़ के देख लीजिए कि उन्हें ना नींद आती थी, मतलब उन्हें ना नींद आती थी, इसका मतलब पूरा आपका सेंटेंस अभी हुआ ही नहीं है। और जब तक पूरा सेंटेंस तभी होगा जब उसका दूसरा वाला पार्ट आप पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की ये संयुक्त वाक्य को पहचानने की ये थोड़ी सी ट्रिक है जो कि मैंने बना रखी है। तो दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन में से कितने सही हुए ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों एक मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, वो उसका भी आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर
यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।